Hello everyone, heartiest welcome to my channel, and in today's video I am going to tell you some important tips for IELTS writing, and with the help of these tips you can improve your IELTS writing and your IELTS writing band score. So without any delay, let's start it. Let's embark on with our tip number 1, which is read the samples of both tasks. Well, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले या और उसको एंड तक पहुंचाने के लिए एक यहाँ प्रोसीजर होता है। तो अगर हम उस प्रोसीजर को, उस एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें आइल्स राइटिंग करनी है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले उसके लिए जो सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल आंसर्स होते हैं दोनों टास्क के लिए, टास्क 1 एंड 2, उनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस एंड व्हाट काइंड ऑफ आइल्स राइटिंग इज़ एक्चुअली। तो जब हम सैम्पल्स डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो हमें एक रोड मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम किस तरह से लिख सकते हैं, कितना लिखना होता है और व्हाट काइंड ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स वी कैन मेक। तो हमें एक गाइडेंस मिल जाती है और आइडियाज़ आने लग जाते हैं। तो सैम्पल आंसर पढ़ना सबसे मतलब फ़र्स्ट स्टेप है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हमें हो सकती है, और जितना हमें आइल्स राइटिंग में टाइम लगता है वो भी हमारा सेव हो जाएगा। और क्योंकि हमें एक डायरेक्शन मिली है तो बहुत ही कम समय में हम आइल्स राइटिंग करना सीख सकते हैं। टिप नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस डेली। एज आई फ्रीक्वेंटली से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डेली डेली यानी कि रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बट हेयर practice daily doesn't mean that you keep on writing task on task, task on task. It doesn't like that. Practice daily का मतलब ये है कि आपको डेली दोनों टास्क को कम से कम एक एक बार लिखना है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम डेली नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं, आज जो हमने लिखा है अपनी आइल्स राइटिंग में, वो डेफिनेटली अगर हम 2-3 दिन का गैप डाल देंगे आइल्स राइटिंग में तो हमें उसको रिकॉल करना, उसको साथ में लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डेली प्रैक्टिस करें, राइटिंग टास्क एक एक बार दोनों टास्क को लिखना ज़रूरी है ताकि हमें एक डायरेक्शन मिलती रहे और डे बाय डे हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहे। Further, tip number 3 is keep reading the statement of the question unless understanding it thoroughly. Okay, अब हम किसी भी टास्क को, किसी भी राइटिंग टास्क को, चाहे टास्क 1 है, 2 है, किसी भी राइटिंग टास्क को हम आंसर तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा दैट एक्चुअली हमसे मांगा क्या गया है, व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स फ्रॉम अस, एंड इन ऑर्डर टू नो दैट स्पेसिफिक थिंग वी शुड रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। और तब तक हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते रहना है जब तक हमें पता ना चल जाए, हम हाईलाइट ना कर लें उन चीज़ों को कि हाँ हमसे सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं और हमें सिर्फ वही लिखने हैं, या हमसे हमारा ओपिनियन भी मांगा गया है, फिर हमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और अपना ओपिनियन भी लिखना है, या फिर हमें किसी चीज़ की कह लीजिए दो कोई व्यूज़ हैं लोगों के, उनको डिस्कस करना है एंड देन फिर अपना ओपिनियन देना है, या फिर हमें सिर्फ डिस्कस करना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें कि हम आंसर जो है वो गलत ना कर दें, और स्पेसिफिकली हमें कितना आंसर करना है और किन किन चीज़ों को करना है, इस चीज़ का आंसर लेने के लिए हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि बार बार पढ़ते हुए आप 10 मिनट उसी पे लगा दें। कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 मिनट, 2 to 3 minutes are enough for reading the question statement, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपसे रिक्वायर्ड क्या है और किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करते हुए लिखते रहना है। Let's move to tip number 4, which is must plan the writing tasks before attempting it. अब देखिए, किसी भी चीज़ को प्लान करके अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ कम समय में होती है और परफेक्टली होती है, रादर दैन डूइंग इट अनप्लान्ड।
अब जब राइटिंग टास्क की बात आती है तो ताकि हमारे स्कोर अच्छे आएँ, हमें आइल्स एग्ज़ाम में बार बार अपीयर ना होना पड़े, तो उसमें क्या है कि राइटिंग टास्क जो आपके हैं उसको प्लान करें। जब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली, आपको पता चल गया कि मुझे इन इन चीज़ों को आंसर करना है, तो उन चीज़ों के लिए एक छोटी सी प्लानिंग कर लें। और प्लान करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट्स आर इनफ फॉर डूइंग प्लान। तो प्लान कर लें कि भाई मुझे 3-4 आइडियाज़ ये करने हैं, उसको डिस्कस करना है, एग्जांपल्स कौन कौन सी देनी है उसको छोटा सा करके लिख लें रफली। और यहाँ आप पॉइंट्स बना सकते हैं, छोटा सा एक रफ पेज के ऊपर आप पेंसिल से प्लान कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार आइडियाज़ को सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जो आपने प्लान लिखा है बस उसी को आप फटाफट से लिख दें और इम्प्लीमेंट कर दें अपने दोनों राइटिंग टास्क में। Further, we have tip number 5, use formal language. IELTS writing is totally formal. टोटली फॉर्मल। तो वहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट देर इज़ हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस। और जो इनफॉर्मल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग टास्क में, वो हमारे बैंड स्कोर को डिडक्ट कर सकती है। सो स्पेशली इन राइटिंग टास्क 2, नो इडियम्स नो फ्रेसेस इज़ रिकमेंडेड। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि इसमें कोई भी ईडियम फ्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टोटली फॉर्मल पेपर होता है आइल्स राइटिंग, और वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल ही करना चाहिए। टिप नंबर 6 इज़ फुली एक्सप्लेन द टास्क। अब इसका मतलब ये है कि आइल्स राइटिंग जो होती है वो आपसे आपके आइडियाज़ नहीं पूछती कि भाई आपको 10 आइडियाज़ आते हैं या आपको 15-20 आइडियाज़ आते हैं तो उनको बस एक 1-2-3 करके बस लाइंस लिख दो। आइल्स राइटिंग क्या है कि भाई वो आपसे आपको रिक्वायरमेंट देती है कि भाई जो भी आपने आइडिया लिखा है उसको फुली एक्सप्लेन करो। अगर आप लिख रहे हो कि भाई जो एजुकेशन है वो गरीबी को हटा सकती है, तो आपका आइडिया नंबर 1 ये है, तो उसको एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस तरह से हटा सकती है। भाई अगर जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स करेंगे, दे दे विल बी ब्रॉड माइंडेड एंड बाय डूइंग सो दे कैन इरेडिकेट द पावर्टी। सो एजुकेशन इज़ द ओनली मीन बाय विच वी कैन इरेडिकेट द पावर्टी। ओके, तो इस तरह से उस चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करना, फिर उसकी एग्जाम्पल देना, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है, रादर देन कि बस आप 1-2-3 करके आइडियाज़ ही इनपुट करते रहें। वो आपके बैंड स्कोर दिलाने में हेल्प नहीं कर सकता। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये हमेशा दिमाग में रखें कि जो भी आपके राइटिंग टास्क हैं, टास्क 1 एंड 2 बोथ द टास्क, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करना, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन यूज़ हाउ, व्हेन, वेयर, ये चीज़ें, ये कॉजेज़ जो होते हैं वो लिख सकते हैं आप। Further, tip number 7 is logical structure of writing tasks should be followed. Here, logical structure of the writing means that we should do IELTS writing in sequence order. देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड देन इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट वी राइट बॉडी पैराग्राफ 3 एंड देन द कंक्लूजन। अब इन चीज़ों को आप शफल नहीं कर सकते हो। अगर आप बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेजेस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर डिसएडवांटेजेस नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता है तो द एग्ज़ामिनर कैन गेट पजल, और उसकी इरिटेशन की वजह से आपके बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आज के बाद जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है आइल्स राइटिंग का, उसी को फॉलो करते हुए आप शुरू से एंड तक लिखोगे। टिप नंबर 8 इज़ यूज़ वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ कि अगर हम वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ऑफ़र करते हैं, अपनी आइल्स राइटिंग में लेकर आते हैं, तो वो हमारा बैंड स्कोर एनहांस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स सिंपल सेंटेंस को इंक्लूड करें, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएं, पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बनाएं। तो इस तरह से अगर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस हम ऑफ़र करते हैं तो वो हमारा राइटिंग स्कोर बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है, रादर देन कि आप सिंपल सेंटेंसेस में ही पूरे का पूरा टास्क 1 एंड 2 लिखते जाएं। तो दिस सीम्स वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन। इसलिए वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो हमारी आइल्स राइटिंग डिफरेंट भी होगी और वह स्कोरिंग भी होगी।
Now we have tip number 9, vocabulary. Role of vocabulary is indispensable. Trust me, vocabulary अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी हमारे पास आइल्स राइटिंग आती है और टास्क के अकॉर्डिंग हम vocabulary का जो इस्तेमाल करते हैं, तो दैट हेल्प्स अस टू अचीव आवर डेस्टिनेशन, आवर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए कि जो सिंपल चीज़ें, सिंपल वर्ड्स आपको पता है, उनको थोड़ा सा एडवांस हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे वोकेबलरी का मतलब ये नहीं है कि भारी भरकम डिक्शनरीज शुड बी अवेलेबल विद यू ऑल द टाइम एंड यू कीप ऑन क्रैमिंग इट। इसका मतलब ये है कि वोकेबलरी आपको सिंपल वर्ड्स जो बहुत ही सिंपल हम आम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, बोलने में इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा सा एडवांस करने की ज़रूरत है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। रेगुलर बेसिस पे मेरा वोकेबलरी का एक पोर्शन चल रहा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे डेली एक वर्ड जो है वो मैं सिखाती हूँ और दैट इज़ टोटली अकॉर्डिंग टू आइल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो आप उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो। टिप नंबर 10 एंड द लास्ट वन इज़ लेजिबल हैंड राइटिंग। लेजिबल का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल। हैंड राइटिंग, हाथ का लिखा हुआ, तो आपके हाथ की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग कैसी हो? अंडरस्टैंडेबल हो, लेजिबल हो, एग्जामिनर को समझ में आती हो। ऐसा लिखने की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही साफ़ होती है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही गंदी होती है। तो वो इतनी ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग हो जाती है कई बार कि अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। और जब बीइंग एग्जामिनर आप सोच के देखो कि आप किसी कैंडिडेट का ऐसा टास्क चेक कर रहे हो जो समझ में ही नहीं आ रहा, दिक्कत दे रहा है, तो आप कैसे उसको बैंड स्कोर दे सकते हो? रादर देन अगर कोई कैंडिडेट आपको साफ़ हैंड राइटिंग में लिख के जाता है, बहुत ही अच्छा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, डेफिनेटली आप उसको बहुत खुश होके चेक करते हो एंड दैट हेल्प्स टू एनहांस द स्कोर्स। नंबर बढ़ाता है, स्कोर बढ़ाता है आपका, तो आपका आइल्स राइटिंग का स्कोर बढ़ जाता है। इसलिए आज के बाद अपनी हैंड राइटिंग अगर वो थोड़ी नास्टी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, साफ़ लिखना सीखें। And I just want to say that please do implement these all tips in your IELTS writing so that you can improve your IELTS writing. But please do not listen this video or watch this video and leave it here only. Implement करें ये सारे ideas अपनी IELTS writing में. These can help you immensely, guys. So if this video has helped you anyway, then please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks a lot.